और यह जो अकबरनामा है यह किस भाषा में है, तो यह फारसी भाषा में, किस भाषा में है, फारसी भाषा में है। ओके। और स्वतंत्रता के बाद कब, तो स्वतंत्रता के बाद जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4, 3, 2 और 1 को कवर किया है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ओके। और हम लोग जो भी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे यह सभी प्रीवियस ईयर के सवालों पर आधारित होगा और सभी क्वेश्चन को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे हीरालाल जेकी सुनदास कनिया। ओके, हीरालाल जेकी सुनदास कनिया, आप लोग सिंपली इसको हीरालाल कनिया के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले कौन बने थे मुख्य न्यायाधीश, हीरालाल कनिया। और इनके बाद याद रखिएगा दूसरे नंबर में कौन थे, तो दूसरे नंबर में एम पतंजलि शास्त्री थे। दूसरे नंबर में कौन थे, एम पतंजलि शास्त्री थे। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि हीरालाल कनिया जो है इनका जो कार्यकाल था वह कब से कब तक था, तो 1950 से लेकर के 1951 तक था। ओके, 1950 से 1951 तक था। और कार्यालय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, कहाँ पर मृत्यु हो गई थी, तो कार्यालय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा कौन है अभी, संजय खन्ना। वर्तमान में कौन है, तो संजय खन्ना। ओके। और संजय खन्ना से पहले कौन थे, तो संजय खन्ना से पहले थे चंद्रचूड़। कौन थे, चंद्रचूड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीरियड है उनमें से किसी पीरियड में जो एलिमेंट है तो उन सभी एलिमेंट में क्या कॉमन होगा। तो उन सभी एलिमेंट में क्या कॉमन होता है, सेलों की संख्या। क्या कॉमन होता है, तो सेलों की संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य यहाँ कौन सा हो जाएगा, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। यह जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह क्या नहीं है, तो यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। आइए इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मौलिक कर्तव्य और जो हमारा मौलिक अधिकार है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच में अगर हम लोग कुछ डिफरेंस को देखें मौलिक कर्तव्य के बीच में। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है यह क्या हो जाएगा, सबसे पहला डिफरेंस हो जाएगा कि जो मौलिक अधिकार है यह नागरिकों को सुरक्षा एवं स्वतंत्रता देती है। क्या देती है, तो सुरक्षा एवं स्वतंत्रता देती है। ओके, वहीं अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य क्या करती है, नागरिकों को दायित्व क्या देती है, तो दायित्व निर्धारित करती है। ओके, दायित्व निर्धारित करती है कि जो नागरिक हैं उनका क्या दायित्व होना चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा, तो मौलिक कर्तव्य निर्धारित करेगा। ओके, चलिए दूसरे अंतर की अगर हम लोग बात करें, दूसरा अंतर की बात करें तो यह जो है न्यायालय द्वारा लागू है। यह किसके द्वारा लागू है, तो न्यायालय द्वारा लागू है। जबकि यह जो है मौलिक कर्तव्य जो है यह प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया गया है। ओके, लागू नहीं किया गया है। तीसरा अगर हम लोग अंतर की बात करें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में, तो जो मौलिक अधिकार है यह संविधान के भाग 3 से
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार का, कि लोगों का मौलिक अधिकार क्या क्या होने वाला है। ओके, वहीं अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है यह संविधान के भाग 4 के ए में जो है अनुच्छेद 51 ए में इसका उल्लेख किया गया है। किस में उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि लोगों का मौलिक कर्तव्य क्या होगा। ओके, चलिए कुछ उदाहरण की अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का, कुछ अगर हम लोग उदाहरण की बात करें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार में जैसे कि जीवन का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, किसी भी आधार पे आप किसी भी लोगों पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। ओके, वहीं अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य में क्या आ जाएगा? संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता का रक्षा करना, देश की संप्रभुता का रक्षा करना। ओके, तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, तो इसके लिए वे किस अनुच्छेद का उपयोग करेंगे? तो अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल करके। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल करके जो राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा जो पूना समझौता है यह महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह जो समझौता है यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और कहाँ पर? तो यरवदा के सेंट्रल जेल में। कहाँ पर? तो यरवदा के सेंट्रल जेल में जो है यह संधि हुई थी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। चलिए इनके अलावा अगर हम लोग बात करें कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, किसके बीच में? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था यह कब हुआ था? तो यह जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस समझौते में क्या था? इस समझौते में महात्मा गांधी ने कहा था कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो महात्मा गांधी हैं वो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ओके, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ठीक है। और इरविन ने कहा था कि जो भी राजनीतिक नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उन सभी को मुक्त कर दिया जाएगा। उन सभी को क्या कर दिया जाएगा? मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और
गोलमेज सम्मेलन है, जो गोलमेज सम्मेलन है, यह पहला सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। सेकंड सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो जो सेकंड सम्मेलन है यह कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 1931 में हुआ था। और जो तीसरा सम्मेलन है, जो थर्ड सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है भारत में सती प्रथा का अंत किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में कौन सा गैस नहीं आएगा? तो जो हाइड्रोजन है यह जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। बाकी यहाँ पर जो आप मीथेन देख रहे हैं, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है यह किसके कौन सा गैस में आ जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य गैस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन, यह सभी कौन से गैस में आ जाते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस में आ जाते हैं। अब एग्जाम में कई बार यहाँ से फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्या पूछ लिया जाता है? इन सभी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इन सभी का फॉर्मूला चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो मीथेन है, मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4। मीथेन का क्या हो जाएगा? CH4। ओके, ओजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O3। ओजन का क्या हो जाएगा? O3। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड का N2O क्या हो जाएगा? N2O। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या हो जाएगा? CFC। ओके, CFC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत में जो सबसे बड़ा वन है वह कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो O नेगेटिव है, कौन सा? O नेगेटिव, इसे कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं इसको? सर्वदाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। ओके, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि यह जो ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, यह ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप के लोगों को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। ओके, वहीं हमारा जो AB प्लस है, कौन सा? AB प्लस याद रखेगा, यह यूनिवर्सल रिसीवर है। यह क्या है? तो यूनिवर्सल रिसीवर क्या है? तो यूनिवर्सल रिसीवर। ओके, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि यह किसी भी ब्लड ग्रुप को अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को इसमें यूज़ किया जा सकता है। AB पॉजिटिव के जो लोग होते हैं वह किसी भी ब्लड ग्रुप को यूज़ कर सकता है। ओके, चलिए इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप है, यह कितने प्रकार का होता है? तो जो ब्लड ग्रुप है यह कितने प्रकार का हो जाएगा? 4 प्रकार का हो जाएगा। कौन सा? A, B, O और AB। ओके, A, B, O और AB। और इसी में आ जाता है कौन सा? प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ओवरऑल 8 हो जाता है, बट अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो यही 4 मुख्य ग्रुप होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है यह 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। ओके, कौन कौन सा है? आइए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है यह 3 भागों में विभाजित है। पहला जो भाग है इसको बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो सेरेब्रम। दूसरा जो है सेरेब्लम। ओके, और तीसरा जो है कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा ब्रेन स्टीम। कौन सा हो जाएगा?
तो ब्रेन स्टेम। ओके, तीसरा कौन सा हो जाएगा, ब्रेन स्टेम। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेरेब्रम का, तो सेरेब्रम का क्या काम है, यह जो है यह सबसे बड़ा भाग होता है, यह क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और इसका क्या काम होता है, तो यह विचारों को कंट्रोल करता है। ओके, यह क्या करता है, तो विचारों को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम की अगर बात करें तो सेरेब्रम जो है यह पिछला भाग है, यह क्या है, तो यह पिछला भाग है। और यह जो है शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। वहीं अगर हम लोग ब्रेन स्टेम की बात करें तो जो ब्रेन स्टेम है यह क्या करता है, यह जो है यह सबसे निचला भाग होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, तो ब्रेन स्टेम जो है यह सबसे निचला भाग होता है। और इसका क्या काम होता है, तो शरीर के विभिन्न कार्य जैसे कि सांस लेना, ओके, सांस लेना, दिल का धड़कन, इन सभी को यह क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। ओके, इन सभी को यह क्या करता है, इन सभी को यह कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अति शीतलन यानी कि जिसे सुपर कूलिंग कहते हैं, किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है, यानी क्या करना होता है, हिमांक से नीचे करना होता है। किससे नीचे करना होता है, हिमांक से नीचे करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर जिस दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है, क्या कहलाएगी, तो जो प्रकाश है वह क्या होगी, किसी एक ऑब्जेक्ट में आ रही है और इस ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ से अगर यह पास हो रही है तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो यह जो डायरेक्शन का चेंज होने का घटना है इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अपवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो प्लॉटर है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है प्लॉटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लॉटर है यह कैसी डिवाइस है, यह एक आउटपुट डिवाइस है, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो फिनॉल जो है तो जो फिनॉल है इसे कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें फिनॉल का, तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH, C6H5OH। हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH। इथेनॉल का फॉर्मूला की अगर बात करें तो C2H5OH हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, तो जे थॉमसन ने खोज की थी। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें कि ई गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, तो जो गोल्डस्टीन है इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो न्यूक्लियस की खोज की थी। ओके, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था, तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह इसके पीछे का प्रमुख बल किसका था, मेधा पाटकर का। किसका था, मेधा पाटकर का था। और जो मेधा पाटकर है यह जो है NBA किसका, तो NBA का एक सदस्य था। ठीक है, NBA का एक सदस्य था। ओके, NBA यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य सदस्य इसमें से कौन थे, तो मेधा पाटकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रडार का आविष्कार किसने किया था, तो जो रडार है इसका आविष्कार A H
टेलर तथा लियो सी यंग ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो डेविड वार्नर जो है यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है। तो जो इकेबाना है यह क्या है? यह एक कला है जिसमें क्या किया जाता है? फूलों को सजाया जाता है। ओके, तो फूलों को सजाने की जापानी कला को इकेबाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तट क्षेत्र सहयोग का सदस्य नहीं है? तो जो चीन है, कौन सा देश? तो जो चीन है यह जो है यह IORA का सदस्य नहीं है। और याद रखिएगा IORA यानी कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग जो है इसका जो इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या 21 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है जहाँ इसे त्यांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो यहाँ नदी के बारे में दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह जो एक्सप्लेनेशन है यह किस नदी का है? तो याद रखिएगा यह जो है किसका एक्सप्लेनेशन है? ब्रह्मपुत्र का है। किसका है? ब्रह्मपुत्र का है। ओके, ब्रह्मपुत्र का है। और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है यह कितनी है? 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मार्ग मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में नहीं है? तो जो बिहार है यह भारतीय मानक मेरिडियन के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा राज्य आता है तो जो यहाँ पर दिया हुआ है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा एक हमारा यूपी हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यूपी हो जाएगा और एक मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य है जो कि भारतीय मानक मेरिडियन राज्य है और इसमें जो बिहार है यह नहीं होगा। ओके, तो 22 का जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? यानी कि जो लोकसभा है इसकी अधिकतम सीट कितनी है? तो जो लोकसभा है इसकी अधिकतम सीट कितनी है? 552 है। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं तो वर्तमान में जो है 545 सीट है। कितनी सीट है? तो 545 सीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो जो पंचायती राज है इसके अंतर्गत नगर परिषद नहीं आता है। कौन नहीं आता है? नगर परिषद नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ पे मैच द फ्लोइंग करना है। एक साइड उपकरण दिया हुआ है और दूसरा साइड इसका उपयोग लिखा हुआ है। ओके, तो इसका हम लोग को सही मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग 4 नंबर का देखें, पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी सतह के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ओके, तो 4 का सबसे पहले क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो 4 का सी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें थर्मोपाइल का, तो जो थर्मोपाइल है यह किस लिए उपयोग किया जाता है? विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति जो है यह जो है भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो उस समय जो है निर्माण जो है प्रमुख व्यवसाय नहीं था। ओके, जो निर्माण है
यह जो है यह प्रमुख व्यवसाय नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो जो 1991 का नई उदार आर्थिक नीति है, इसके तहत कौन कौन सी नीतियाँ थी? वैश्वीकरण थी, निजीकरण थी और उदारीकरण थी। लेकिन जो औद्योगिकरण है यह इसके अंतर्गत नहीं थी। ओके, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्र आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो जो RC देसाई हैं, RC देसाई ये जो हैं ये अर्थशास्त्री नहीं थे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा भाई नारोजी, VKRV राव और प्रशांत चंद्र महालानोबिस, ये तीनों ही अर्थशास्त्री थे। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि भारत का पहली बार राष्ट्र आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किसने किया था? तो यह जो है दादा भाई नारोजी ने किया था। ओके, किसने किया था? तो दादा भाई नारोजी ने किया था। कब? तो 1876 में। कब किया था? 1876 में इन्होंने पहली बार भारत के राष्ट्र आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। ओके, इसके बाद VKRV राव ने वैज्ञानिक तरीका से दूसरी बार भारत के राष्ट्र आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। और स्वतंत्रता के बाद, कब? तो स्वतंत्रता के बाद प्रशांत चंद्र महालानोबिस ने भारतीय राष्ट्र आय की मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो यहाँ पर बैंक का नाम दिया हुआ है और उसका जो टैगलाइन है वह दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसका जो टैगलाइन है वह क्या है? अ बैंकर टू एवरी इंडियन है। ओके, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल। और चौथा है देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ओके, तो पंजाब जो है, यहाँ पर जो पंजाब है, पंजाब नेशनल बैंक, इसका जो बढ़ती का नाम जिंदगी है यह गलत टैगलाइन यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यह जो बढ़ती का नाम जिंदगी है यह किस बैंक का है? यह जो है यह एक एक्सिस बैंक का है। ओके, यह किसका टैगलाइन है? तो यह जो है एक्सिस बैंक का है। वहीं अगर हम लोग बात करें पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक ओपन। ओके, तो यह जो है यह टैगलाइन किसकी है? यह है पंजाब नेशनल बैंक की। और बढ़ती का नाम जिंदगी, यह किस बैंक की टैगलाइन है? एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थल का एक स्थान दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। यह जो है आदर्श गांव के लिए जो शर्त है वह नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? तो पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। ओके, और साथ ही साथ याद रखिएगा अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो जो मेघालय है, तो चेरापूंजी भी कहाँ स्थित है? मेघालय में ही स्थित है। और मेघालय का जो मानसीराम है, मेघालय का जो मानसिन राम है, यहाँ पर अभी सबसे अधिक वर्षा हो रही है। ओके, सबसे अधिक बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? तो जो राज्यपाल हैं, कौन? राज्यपाल जो हैं यह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं?
जो अकबरनामा पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और यह जो अकबरनामा है यह किस भाषा में है? तो यह फारसी भाषा में। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो जो भारत का मद्रास है, यहाँ पर सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है यह मिखेल गोरबाचवे को दिया गया था। किसको दिया गया था? मिखेल गोरबाचवे को दिया गया था। और यह कब दिया गया था? तो 1986 को। कब दिया गया था? 1986 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो जो ग्रैमी अवार्ड है यह संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? ई रकम। क्या नाम दिया गया है इसे? ई रकम। ओके। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 40, क्या है? मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से सूक्ष्मछिपाक नामक रोग होता है? विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है। ओके। और इसी रोग के वजह से ही रतौंधी जैसे रोग भी होने के चांसेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।